सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पठन के कितने प्रकार होते हैं। तो पठन के कितने प्रकार होते हैं आपको पता है। कोई भी चीज लिखी हुई है तो आप उसको किस तरीके से पढ़ सकते हो, या तो आप बोल बोल करके पढ़ सकते हो या तो आप मन में पढ़ सकते हो। तो पठन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। या वाचन, पठन को ही हम क्या कहते हैं? वाचन कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, पठन या वाचन एक ही बात है। तो वाचन, सस्वर वाचन और मौन वाचन। वैसे ही पठन भी सस्वर पठन और मौन पठन। तो यहाँ पर आप देखिए पठन कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। तो याद रखिएगा, बोल बोल कर पढ़ना और मन में पढ़ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। लिखित अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि हम लिखी हुई चीज को बोल करके पढ़ रहे हैं, और लिखित अभिव्यक्ति में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। क्रमबद्धता का ध्यान रखना होता है, जो बातें जो पॉइंट्स हम कहना चाह रहे हैं वो किस क्रम में है और क्या सुव्यवस्थित तरीके से हमने उन्हें लिखा है या नहीं लिखा है। जैसे अगर कोई निबंध हम लिख रहे हैं तो उसमें प्रस्तावना है और बहुत सारी चीजें हैं धीरे धीरे, फिर लास्ट में उपसंहार आता है। तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजें लिखनी होती हैं। तो इसमें क्रमबद्धता के अलावा आपने किस तरीके से सुंदरता का भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि साफ सुथरी राइटिंग होगी आपकी तो देखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरीके के 4 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। तो ऑप्शन सा जो है 4, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पठन भाषा शिक्षण का रूप है। मौलिक, व्यवहारिक, सामाजिक या शैक्षिक। तो पठन भाषा शिक्षण का कौन सा रूप है? दोस्तों, पठन, अगर आप कोई भी भाषा पढ़ लेते हो तो आप उसको बोल भी लोगे, क्योंकि बोलना भी क्या होता है, एक प्रकार से हम उच्चारण ही तो कर रहे हैं शब्दों का। तो अगर देखा जाए तो पठन जो है ये भाषा का व्यवहारिक रूप होता है। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यवहारिक रूप मतलब मौखिक रूप, जिसे हम बोल करके अपनी बातों को दूसरों के समक्ष पहुंचा पाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु है। सुंदरता, वचनीयता, क्रमबद्धता या लेखनीयता। तो लिखित अभिव्यक्ति में सबसे ज्यादा ध्यान अगर कोई चीज दिया जाता है, महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे अधिक ध्यान अगर किसी चीज में हमें देनी होती तो वो है क्रमबद्धता। क्योंकि अगर सेंटेंस आपने क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखे हैं तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो। इसीलिए सिस्टमेटिक तरीके से क्रमबद्ध रूप से हमें अपनी बातों को पॉइंट के थ्रू लिखना होता है। तो ऑप्शन सा यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। दोस्तों, ऑप्शंस में 2, 3, 4 और 5 दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर है भाषा की 5 इकाइयां हैं। और कौन कौन सी? जैसे हिंदी भाषा में आप यहाँ पर आपको पता है, हिंदी भाषा और गणित के विषय में ही आप इस पूरे पेपर में पढ़ रहे हो। तो हिंदी भाषा में ध्वनि, उसके बाद वर्ण, फिर शब्द और पद, और लास्ट में आता है वाक्य। तो ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, यही 5 इकाइयां होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ण के भेद होते हैं। 2, 3, 4 या फिर 6। तो वर्ण आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर आपको पता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 12, 24, 33 या 19। तो यहाँ पर 12, 24, 33 और 19 दिया हुआ है ऑप्शंस में। दोस्तों, आप लोग को मैंने बताया है कि हिंदी वर्णमाला में टोटल होते हैं 52 अक्षर। 52 में से 41 व्यंजन और 11 स्वर। तो यहाँ पर आप देखिए, चूंकि यहाँ पर ऑप्शंस में दिया ही नहीं 41, तो इसीलिए हम 33 यहाँ पर लगाएंगे। तो याद रखिएगा आप लोग कि इस तरीके से अभी आप आगे क्वेश्चन देखोगे तो उसमें दिया है। अभी जब आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण है, तो उसमें आपको आंसर 52 ही सही मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर जोड़ोगे तो ये 52 आएगा ही नहीं। अगर आप 33 में और 11 जोड़ोगे तो 52 कहाँ आएगा।
तो इस तरीके से यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग, अगर ऑप्शंस में 41 नहीं दिया, 33 दिया तो 33 ही आप लगाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, आ वा बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों परस्पर मेल के आधार पर संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, आपको पता है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। और यहाँ पर आप देखिए द्वित्व व्यंजन भी इसी प्रकार से होते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर आप देखिए अगर सम्मान लिखना है तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए आधा म फिर पूरा म, तो इस तरीके से ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सा जो है आ वा बा दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्रोत के आधार पर शब्द के भेद हैं, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, आ वा बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो स्रोत के आधार पर तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दोनों होते हैं, आपको पता है तत्सम शब्द शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं, जबकि तद्भव शब्द जो होते हैं ये संस्कृत का ही बिगड़ा हुआ रूप होते हैं। जैसे कि हम आग को तत्सम शब्द में हम क्या कहते हैं, अग्नि कहते हैं, और हमने तद्भव में अग्नि को ही क्या बना दिया, आग बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी, विकारी शब्दों में हम कुछ फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन जो अविकारी शब्द होते हैं इनमें हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन सा जो है आ वा बा दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्वनि क्या है, ध्वन्यात्मक भाषा, शिक्षा अर्जन करने का माध्यम, आ वा बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्वनि ध्वन्यात्मक भाषा है, आपको पता है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और शिक्षा अर्जन करने का माध्यम भी है, ध्वनियों के माध्यम से तो बच्चे वर्णों को पहचानते हैं, उनको बोल करके उच्चारण करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन सा जो है आ वा बा दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्वनि के मूल तत्व है, सार्थकता, अस्पष्टता, शुद्धता या उपरोक्त सभी। तो ध्वनि के मूल तत्वों में सार्थकता भी है, स्पष्टता भी है, शुद्धता भी है, क्योंकि तभी मूल तत्व सार्थक होगा, यानी कि तभी ध्वनि सार्थक होगी। तो जब सार्थकता के साथ बोली जाएगी, अस्पष्टता के साथ बोली जाएगी, तभी सामने वाला समझ पाएगा, और शुद्धता होना तो बहुत आवश्यक है। तो ऑप्शन द उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें हैं, उत्पादन, संवहन, ग्रहण। तो कोई भी ध्वनि मुख से निकलती है तो उत्पादन हो गया, फिर संवहन करती हुई जो व्यक्ति ग्रहण करता है उसके पास पहुंचती है, तो ये सभी बातें बीच में क्या होती है, माध्यम होती हैं। तो इसीलिए ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इन सभी की आवश्यकता होती है, यानी कि बोलने वाला भी चाहिए, सुनने वाला भी चाहिए, और संवहन यानी कि उसके लिए क्या चाहिए, वायु भी चाहिए, तभी तो एक व्यक्ति बोलेगा दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच पाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जिन प्रशिक्षु ने राजन सीरीज पढ़ ली है उन्हें पता है इसका आंसर क्या है। मानवों के मुख से निकली श्वास का, मानवों के मुख से निकली निश्चित ध्वनि का, मानवों के मुख से निकली चीख का, या इनमें से कोई। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बा, मानव के मुख से निश्चित ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, इन्हीं का अध्ययन हम करते हैं ध्वनि विज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं, काकल, कंठ, दंत या उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है, उच्चारणोपयोगी अवयव हैं। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है, जिह्वा के आधार पर, ह्रस्व दीर्घ के आधार पर, आ वा बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण जिह्वा के आधार पर भी कर सकते हैं, ह्रस्व और दीर्घ के आधार पर भी हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन सा जो है आ वा बा दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ह्रस्व में स्वर होते हैं 10, 9, 4 या फिर 14। तो ह्रस्व स्वर होते हैं अ, ई, उ और री। तो यही 4 होते हैं, तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं, वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, अ व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ओंठ की आकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो वृत्ताकार भी होते हैं और अवृत्ताकार भी होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन सा जो है अ व ब दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं, अनुनासिक स्वर, निरअनुनासिक स्वर,
आ व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अनुनासिक स्वर और निरअनुनासिक स्वर आपको पता है कि उच्चारण के आधार पर, क्योंकि कुछ स्वर जो होते हैं उनका उच्चारण नासिका से होता है और कुछ ऐसे हैं जिनका उच्चारण नासिका से नहीं होता है, तो इसीलिए ऑप्शन सा जो है आ व ब दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है? किसके बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है? जैसे कि आपका ख, ग, घ, सभी को बोलते हो तो आप देखते हो आपको पीछे से अ सुनाई देता है। क, ख, ग, घ, च, छ, ज। तो इस तरीके से आप देखोगे तो सभी में अ छिपा हुआ होता है। बिना अ के हम व्यंजनों का उच्चारण कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, 10 इकाई के योग को कहते हैं। 10 दहाई के योग को कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 10 दहाई मतलब क्या होता है? 10 और कितने 10 चाहिए? 10 चाहिए। तो 10 बार 10 को जोड़िए आप, यहाँ 10 बार हो गया, 10 बार आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। 100 को हम क्या कहते हैं? एक सैकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 को एक सैकड़ा कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्या कहते हैं? 100 को हम एक सैकड़ा कहते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा है कि 10 दहाई के योग को 10 बार हमने 10 को जोड़ा तो कितना मिला? हमें 100 मिला, यानी कि हमें सैकड़ा मिल गया। 100 मतलब सैकड़ा। और 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, कविता शिक्षण के उद्देश्य हैं। कविता शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? छात्रों में कल्पना तथा तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में भावनात्मक व चारित्रिक भावनाओं का विकास करना, छात्रों के चरित्र निर्माण में सहयोग करना, या उपरोक्त सभी। तो कविता शिक्षण यानी कि कविता बच्चों को क्यों पढ़ाई जाती है, उद्देश्य क्या होता है, तो ये सभी उसके उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, नाटक शिक्षण के उद्देश्य हैं। छात्रों में सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, छात्रों में शब्द एवं सुक्ति भंडार के ज्ञान को विकसित करना, बालकों का स्वस्थ मनोरंजन करना, या उपरोक्त सभी। तो नाटक के माध्यम से अलग अलग चरित्रों का बच्चे यहाँ पर चित्रांकन करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं बच्चे अलग अलग चरित्र को लेकर के उसमें आपस में वो जब नाटक खेलते हैं तो इससे क्या होता है? मनोरंजन भी होता है और बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ख वर्ण कौन से वर्ग में आता है? च वर्ग में, प वर्ग में, क वर्ग में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ख वर्ण है, क वर्ग में आता है। तो ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंग्रेजी में कितने वर्ण होते हैं? इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? ए से लेकर जेड तक 26। तो ऑप्शन ब जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस में दिया हुआ है 4, 3, 2 और 5। दोस्तों अर्थ की दृष्टि से जो शब्द होते हैं उनके प्रकारों में सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, समान प्रतीत होने वाले शब्द, ये सभी आते हैं। दोस्तों अगर मोटे तौर पर यहाँ हम देखें तो ऑप्शन द जो है 5 प्रकार, कम से कम 7 यहाँ पर मैंने बताए हैं, तो यहाँ पर कम से कम आप देखिए 5 तो दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है यहाँ पर आंसर में, ये बिल्कुल गलत है। तो अर्थ की दृष्टि से मैंने खुद आप लोगों को लिखवाया है सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, इसके अलावा एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और समान प्रतीत होने वाले शब्द। इस प्रकार से 7 प्रकार मैंने लिखवाया है और यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में दिया ही नहीं है, तो इसलिए आप लोग के सिलेबस में भी ये सब चीजें दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का सही से ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए आप लोग यहाँ कम से कम जो 5 है उसको आप लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य है वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। यही 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ की दृष्टि से। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 6, 4, 2 या 3। तो प्रयत्न जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। क्वेश्चन नंबर 30 है, या रा ला वा व्यंजन है? तो या रा ला वा आप लोग को पता है, या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन है, और शा 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 हा ये क्या है? ये उष्ण व्यंजन है, ये भी आप जानते हैं। और स्पर्श व्यंजन 25 है, आपको पता है, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो ऑप्शन सा जो है अंतस्थ व्यंजन, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को जहां पर स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण सब मिला करके लिखे हो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? इस प्रकार क लिखा हुआ है, म लिखा हुआ है और ल लिखा हुआ है, तो वर्णों का सार्थक समूह मिलकर के क्या बना दिया? एक शब्द, ये क्या हो गया? कमल। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम आंसर लगा लेते हैं। वर्णों के सार्थक समूह से क्या बन गया? एक शब्द बन गया। तो ऑप्शन आ क्या हो गया? शब्द राइट आंसर हो गया। वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पाठशाला शब्द है, पाठशाला पढ़ने के लिए शाला, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक है, रूढ़ है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर है यौगिक शब्द है ये। क्वेश्चन नंबर 34 है, रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के या 1 प्रकार के? दोस्तों रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, इसके अलावा मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, वाक्य के भेद है, उद्देश्य, विधेय, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों ही वाक्य के भाग हैं, तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, खा ध्वनि है, महाप्राण, अल्प प्राण, दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जिन भी प्रशिक्षुओं ने अच्छे से हिंदी को पढ़ा है उन्हें पता है कि पहले तीसरे वर्ण जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, दूसरे और चौथे क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो देखिए आप का, ख, ग और घ में यहाँ पर आप देखिए जो दूसरा और चौथा वर्ण है ये ख और घ ये महाप्राण है, क और ग अल्प प्राण। तो ऑप्शन आ जो है महाप्राण, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, का ध्वनि का उच्चारण स्थान है, अको विसर्जनीय नाम कंठ। तो क वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ऑलरेडी मैंने आपको बताया क वर्ग से लेकर के अगर आपको पूरा प वर्ग तक याद करना है तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। तो क वर्ग कंठ, फिर इसके बाद कंठ तालु यानी कि च वर्ग तालु हो जाएगा, फिर इस तरीके से मूर्धा ट वर्ग हो जाएगा, इसी प्रकार से फिर दंत त वर्ग हो जाएगा, और फिर इसके बाद ओष्ठ प वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है कंठ, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, अ ई उ री किस प्रकार के स्वर है? अभी मैंने आपको बताया है अ ई उ री दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है, ह्रस्व स्वर है, या इनमें से कोई नहीं? तो अ ई उ री क्या है? ह्रस्व स्वर है, ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि, फारसी लिपि, खरोष्ठी लिपि, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि से। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है? ध्वनि लोप, ध्वनि विकृति, सुलेख विहीनता, या ध्वनि विपर्पय। तो जहां पर उच्चारण की बात आएगी वहां पर ध्वनि की बात तो आएगी ही, आपको पता है। तो अगर ध्वनि में लोप होगा, ध्वनि उच्चारण करने में प्रॉब्लम है, बोलने में दिक्कत है, जीभ में किसी प्रकार की विकृति है, दांत में किसी प्रकार की विकृति है किसी बच्चे के, ध्वनि विपर्पय, सही से वो बोल ही नहीं पा रहा है, तो ये सभी क्या है? अशुद्ध उच्चारण के कारण है। और सुलेख विहीनता, लिखने से पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं होता, यानी कि बच्चा शुद्ध शुद्ध बोल रहा है तो जरूरी नहीं कि वो लिखने में भी उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी हो। तो इसीलिए ऑप्शन सा जो है यह अशुद्ध उच्चारण यानी कि सुलेख विहीनता अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? इस कॉमा को क्या कहते हैं हिंदी में? अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, या इनमें से कोई नहीं? तो अल्प विराम इसी कॉमा को कहते हैं, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। पूर्ण विराम आपको पता है एक खड़ी लाइन, और प्रश्नवाचक इस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदी में वर्णों की कितनी संख्या है? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या टोटल 52 यानी कि 52 है, और ये ऑलरेडी मैंने भी आपको बताया भी है।
तो क्वेश्चन नंबर 43 है, आश्चर्य, हर्ष, शोक तथा उत्साह में प्रयोग होता है विराम चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह या इनमें से कोई नहीं। जब अत्यधिक आश्चर्य की बात होती है, हर्ष की बात होती है, शोक की बात होती है, जहां बहुत अधिक खुशी, बहुत अधिक दुख, आश्चर्य, इन सब का बोध होता है, वहां पर होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस तरीके से एक खड़ी लाइन होती है और इसके नीचे एक बिंदु होता है, तो ये हो गया विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, कोष्टक चिन्ह है। आपको पता है ये होता है बड़ा कोष्टक, ये होता है मझला कोष्टक और ये होता है छोटा कोष्टक। तो ये तीनों ही यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इतिश्री के लिए प्रयोग होता है जब कोई कहानी, कोई नाटक, कोई पुस्तक खत्म होती है तो लास्ट में इस तरीके का चिन्ह बना होता है, इस तरीके का चिन्ह बना होता है, आपने देखा होगा। तो इसे हम कहते हैं इतिश्री, यानी कि अब ये समाप्त हुआ। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्वेश्चन मार्क इसमें से कौन सा है आपको पता है? ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, ये सभी हम सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निदेशक चिन्ह या डैश क्या होता है? जब हम कोई भी हेडिंग डालते हैं तो हेडिंग के आगे हम क्या करते हैं? इस तरीके की एक रेखा खींचते हैं। आप देखिए सभी में खींचा हुआ है। कोई भी बात हमें, जब हमें उसको पूरा करना होता है या फिर ये कहें कि कोई क्वेश्चन होता है या फिर कोई हेडिंग हमने लिखी होती है तो उसके आगे हमें उसका विस्तार करना होता है तो हम डैश का प्रयोग करते हैं, जिससे हम हिंदी में निदेशक चिन्ह कहते हैं। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, अनुनासिक चिन्ह है। दोस्तों अनुनासिक और अनुस्वार में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो अनुस्वार जिसमें ऊपर एक बिंदु लगा होता है और अनुनासिक जिस पर चंद्र बिंदु बना होता है, ये अनुनासिक होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, ढ वर्ण किस वर्ग में आता है? तो ट, ठ, ड, ढ, तो ये ट वर्ग में आता है। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, कोमल का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर, मुलायम, निर्मल या स्पर्श में अच्छा। तो कोमल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा कठोर। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, गणेश का समानार्थी शब्द है। तो गणेश का समानार्थी शब्द या गणेश का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? संबर, गजह, लंबोदर या कलानिधि। तो दोस्तों गजह जो है ये गणेश का पर्यायवाची है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लंबोदर भी बिल्कुल सही शब्द है, क्योंकि गणेश के पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द हैं ये लंबोदर और गजा, गजा भी और लंबोदर भी, गजानन इनको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन ब और ऑप्शन सा ये दोनों ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, अगम का अर्थ होता है आसान, रास्ता, दुर्लभ या फिर आगे। दोस्तों अगम का अर्थ है दुर्लभ, तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, दुर्लभ या दुर्गम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, स्वरों की सहायता के बिना जिन वर्णों का उच्चारण नहीं हो पाता वे कहलाते हैं। तो आपको पता है कि जितने भी व्यंजन वर्ण है सभी का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से ही करते हैं। बिना स्वरों की सहायता के हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सा जो है व्यंजन वर्ण ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को ही व्यंजन वर्ण कहते हैं और यही व्यंजन की परिभाषा भी है। क्वेश्चन नंबर 54 है, क और श के योग से निर्मित व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ या फिर झ। तो क और श के योग से, क और श के योग से बनता है छ। तो ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, अंगा, इया, अड़ा, न, म वर्ण है अनुनासिक, निरअनुनासिक, अनुस्वार या विसर्ग। तो अंगा, इया, अड़ा, न, म ये सब है अनुनासिक वर्ण। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, अनुस्वार को किस लिपि चिन्ह से व्यक्त करते हैं? अभी आपने अनुनासिक देखा था, इस तरीके से हम व्यक्त करते हैं और अनुस्वार को इस तरीके से व्यक्त करते हैं, एक बिंदु, ये भी बताया था मैंने। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, 10 तक के अंकों में सबसे बड़ी इकाई है। तो 1 से 10 तक में, 1 से 10 तक यहाँ पर बात की गई है। 10 तो दहाई हो गया, यानी कि 2 अंक का हो गया। तो यहाँ पर हमें 1 से 10 तक के बीच में सबसे बड़ी इकाई ढूंढनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9 है, 9 से आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे 10 हो जाएगा, तो 10 इकाई नहीं रह गया, 10 दहाई हो गया, तो इसीलिए ऑप्शन सा जो है 9 ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, 75 संख्या है, सम संख्या विषम संख्या आ बा दोनों। 75 को हम 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसीलिए यह विषम संख्या है, तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, आरोही क्रम है, आरोही मतलब सीढ़ी पर चढ़ते हुए क्रम में, आगे बढ़ते हुए, ऊपर चढ़ते हुए, तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कौन सा दिया है, ऑप्शन आ तो पहले ही गलत हो गया, ये घटते क्रम में दिया है, ये अवरोही क्रम में दिया है, तो ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। देखिए 3 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, बढ़ते हुए क्रम में है, तो ऑप्शन बा सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, गणित की मूल संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, आ वा बा दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता है कि गणित की मूल संख्याओं के अंतर्गत जोड़ घटाना गुणा भाग आता है। जिन भी प्रशिक्षु ने पूरी क्लासेस पढ़ी हैं, 20 की 20 क्लासेस जो मैंने पढ़ाई हैं, जिन भी प्रशिक्षु ने अच्छे से सारी क्लासेस को देखा है, अच्छे से पढ़ा है, उन्हें पता है इन सभी के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्लासेस में बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। अगर आप लोग केवल सारी की सारी वीडियोस मेरी अच्छे से देख करके भी चले जाते हो एग्जाम में, तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो आप सभी वीडियोस को पढ़िए, मैंने सभी अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स में ही आप लोगों के लिए सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल कराए हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 हम देखेंगे, जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं, इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़े को सैकड़े से, या उपरोक्त सभी, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, गुणा में संक्रियाएं होती हैं, गुण्य, गुणक, गुणनफल, उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपरोक्त सभी। जैसे कि 5 गुणे 3 करेंगे हम तो यहाँ पर आएगा 15, तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर गुण्य है, गुणक है और ये गुणनफल है, तो ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक दहाई में कितनी इकाइयां होती, एक दहाई का मतलब सीधे सीधे 10 यहाँ पर बात की जा रही है, तो एक को हम कितनी बार जोड़ेंगे कि 10 आए, हम 10 बार जोड़ेंगे, तो राइट आंसर है ऑप्शन द, तो एक दहाई में 10 इकाइयां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, 2 सैकड़े में कितनी इकाई, 2 सैकड़े का मतलब 200, तो 2 सैकड़े में कितनी इकाई होती है, तो हमने 2 सैकड़े यानी कि 200 में कितनी इकाई है, हम अगर हम एक 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 जोड़ते जाए, तो अगर हमें 200 लाना है तो हमें कितनी बार एक को जोड़ना पड़ेगा, 200 बार, यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर कहा गया है 200 इकाई है, 2 सैकड़े में 200 इकाई है। इकाई का मतलब एक, आप याद रखिए, एक को हम कितनी बार जोड़ेंगे, अगर हमारे पास 1 रुपया है, अगर हमें 200 रुपया बनाना, तो 1 रुपए के कितने सिक्के चाहिए, 200 सिक्के चाहिए, तभी वो कितने पैसे हो पाएंगे, 200 रुपए हो पाएंगे, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, 3 सैकड़े में कितनी दहाई होती है, यहाँ पर दहाई की बात की गई है, 3 सैकड़े का मतलब है 300, तो यहाँ पर आप देखिए 300 में कितने 10-10 के नोट होंगे, तो अगर हमें 10-10 के कम से कम हमारे पास 30 नोट होने चाहिए, तब हमारे पास कितने रुपए होंगे, 300 रुपए होंगे, तो कितनी दहाई जाएगी, दहाई का मतलब 10 रुपए, तो 3 सैकड़े में कितने 10 के नोट हमें चाहिए, 30 नोट चाहिए, तो कितनी दहाई है 3 सैकड़े में, यानी कि 300 में कितनी दहाई है, 30 दहाई है, 30 10 के नोट हैं, तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही जाएगा। इकाई का मतलब 1 रुपया याद रखिएगा, दहाई का मतलब 10 रुपया याद रखिएगा, तो गलत नहीं होगा। तो 300, 3 सैकड़ा मतलब 300, सैकड़ा मतलब 100 होता है, 300 में कितने 10 के नोट हैं, 30, तो इस तरीके से यहाँ पर यही पूछा है कि कितनी दहाइयां हैं, 30। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, एक सैकड़ा बराबर होता है, एक सैकड़ा मतलब 100 के, तो यहाँ पर आप देखिए 100 किसके बराबर है, यहाँ पर 10 दहाई के, 10 दहाई 100 के बराबर 10, और दहाई मतलब फिर 10, तो ये कितना हो गया 100, तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक सैकड़ा यानी कि जो 100 रुपया है, इसमें 10 के कितने नोट हैं, 10 नोट हैं, तो इसीलिए 10 दहाई यहाँ पर सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, 134 में इकाई का अंक कौन सा है, 134 में इकाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार इस तरीके से होता है, तो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई क्या है 4 है, तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, 84 में कितनी इकाई है, तो 84 में कितनी इकाई है पूछा है, कितनी इकाई से मिलकर 84 बना है, तो 1 रुपए के कितने सिक्के होने चाहिए आपके पास 84 रुपए बनाने के लिए, 84 सिक्के होने चाहिए ना, तो 84 रुपए में कितने एक एक के सिक्के हैं,
84। तो इसलिए तो कितनी इकाई, कितने पैसे हैं आपके पास? 84, यानी कि 84 सिक्के आपके पास एक एक रुपए के होंगे, तब आपके पास 84 रुपए होंगे। और इकाई कितनी हो गई? 84 इकाई। एक 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 हम कब तक जोड़ेंगे? जब तक 84 रुपए हमारे पास नहीं आ जाएंगे। तो 84 बार जब हम एक को जोड़ेंगे तभी तो हमें 84 रुपए मिलेंगे। तो 84 में कितनी इकाई हो गई? 84 इकाई। इकाई मतलब 1 रुपया, दहाई मतलब 10 रुपया, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 38 में कितनी दहाई है? 38 में कितनी दहाई? तो 38 में 8 इकाई 3 दहाई। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इन सभी के बारे में विस्तार से बहुत अच्छे से मैंने क्लासेस में पढ़ाया है। जिन भी प्रशिक्षु ने क्लासेस को लिया है उनके लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत बहुत आसान होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है। 10 इकाई के योग को कहते हैं। 10 इकाई, 10 इकाई मतलब 10 बार आप एक को जोड़िए, आपको क्या मिलेगा? आपने 10 बार जोड़ दिया एक को, आपको कितना मिला? तो यहाँ पर 10 इकाई के योग को क्या कहते हैं हम? दहाई। 10 को ही क्या कहते हैं हम? दहाई कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 10 आया, 10 को ही हम क्या कहते हैं? दहाई। तो 10 इकाई, इकाई मतलब एक, एक को 10 बार हमने जोड़ा तो आ गया हमारे पास दहाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है। हिंदी में स्वर होते हैं। तो हिंदी में स्वर होते हैं 11। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है। मनुष्य के उच्चारणोपयोगी या उच्चारण के लिए उपयोगी अवयव हैं। मनुष्य के उच्चारण के लिए उपयोगी अवयव कौन कौन से हैं? काकल, कंठ, दंत या उपयुक्त सभी। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा इसी सीरीज के, और रजन सीरीज में भी आपने देखा होगा क्योंकि 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन दा जो है उपयुक्त सभी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बा, मानव के मुख से निकली ध्वनि का। क्वेश्चन नंबर 74 है। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, अ व ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सा जो है अ और ब दोनों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। दोस्तों व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपको पता है कि कंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो इन्हें बांटा गया है इस तरीके से। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन इसको इस तरीके से पूछना चाहिए था यहाँ पर कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, तब हम आसानी से हम बता सकते थे कि व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में बांटा गया है। तो यहाँ पर अगर देखा है तो इस तरीके से ऑप्शन सा सही होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया इस तरीके से पूछा, तो उच्चारण में आपको पता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इस तरीके से है। तो उच्चारण स्थान है इनका और इन्हें उच्चारण की दृष्टि से इस तरीके से बांटा गया, तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर दिया ही नहीं है। तो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो स्पर्श व्यंजन में आपके 5 वर्ग आते हैं। फिर उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के बाद फिर आता है ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये 3 ही प्रमुख रूप से यहाँ पर होंगे। तो ऑप्शन ब इसके अकॉर्डिंग जो आपके बुक में दिया है इसके अकॉर्डिंग सही माना जाएगा। और कहीं कहीं आपको संयुक्त व्यंजन भी देखने को मिलता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन ब आप सही लगाएंगे, लेकिन आप आंसर सही जानिए क्योंकि आंसर सही जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यहाँ पर श्वास के आधार पर पूछता या अल्प प्राण, महाप्राण इस तरीके से पूछता तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को उल्टा पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 76 है। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जीवा तथा अन्य अवयवों द्वारा, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 77 है। निम्नलिखित में दंत व्यंजन कौन सा है? न, क, च या फिर ड। तो क वर्ग ये तो कंठ हो गया, च वर्ग तालु हो गया आपको पता है, और ड जो हो गया ये मूर्धा हो गया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो यहाँ पर ये जो न है यही दंत व्यंजन त, थ, द, ध और न, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये दंत व्यंजन में आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर यही राइट आंसर होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? जहां पर बहुत अधिक आश्चर्य होता है, शोक यानी कि दुख होता है, खुशी होती है, उत्साह होता है, वहां पर होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, ढ वर्ण किस वर्ग में आता है? का, टा, चा या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है जो ढ वर्ग है ये टा वर्ग में आता है, तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, 13 संख्या है, सम है, विषम है, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो 13 संख्या है, यह एक विषम संख्या है क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, इसमें से कौन सा अवरोही क्रम में है? अवरोही यानी कि घटते क्रम में। तो 11 से कम है 9, 9 से कम है 7, 7 से कम है 5 और 5 से कम है 2। तो पहला ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, अवरोही मतलब घटते क्रम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, भाग की संक्रियाएं होती हैं, भाज्य, भाजक, भागफल। तो ये तीनों ही होते हैं जब हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं। तो ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, भाषा शिक्षण के पक्ष है, पठन, लेखन, व्याकरण। तो कोई भी भाषा हम सीखते हैं उसको पढ़ना सीखना है, सीखते हैं हम उसको लिखना सीखते हैं और उसके व्याकरण को भी सीखते हैं। चाहे हिंदी हो, हिंदी के व्याकरण को हम सीखते हैं, इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर को हम सीखते हैं। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है, लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85 है, 99 में दहाई है, तो 9 दहाई 9 इकाई यानी कि 9 दहाई भी है, 9 इकाई और 9 दहाई दोनों ही 9 9 है। तो दहाई ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बा दिया हुआ है 9। क्वेश्चन नंबर 86 हम देखते हैं, लेखन एवं एक शारीरिक क्रिया है, यानी कि लिखना क्या है? एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती। हम कुछ भी लिखते हैं तो हमारे हाथों की गतिविधियां तो होती ही हैं। तो ये कथन किसने कहा है कि लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों की गतिविधियां, बालकों को हाथों की गतिविधियां क्या होती करनी पड़ती हैं? प्लेटो ने, महात्मा गांधी ने, श्रीमती मांटेसरी ने या उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर है श्रीमती मारिया मांटेसरी ने ये कथन कहा था। क्वेश्चन नंबर 87 है, जिनका उच्चारण कंठ से स्पर्श से होता है वे कौन कौन से वर्ण है? तो आपको याद होगा, जिन भी प्रशिक्षुओं ने सारे वीडियोस देखे हैं, सारी क्लासेस ली हैं, उन्हें पता है कि का वर्ग कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ये हो गए सारे के सारे कंठ वाले, ये हो गए च वर्ग वाले तालु, फिर ये मूर्धा और ये दंत, और इसके बाद पा वर्ग पा, फा, बा, भा, ये हो गए ओष्ठ। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसी तरह मैंने आपको याद करने को बोला था, ये अगर आपको याद होगा तो कभी भी आंसर गलत नहीं होगा, उच्चारण स्थान, और निश्चित रूप से इससे हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही रहेगा, का वर्ग का उच्चारण क्या है? कंठ है। क्वेश्चन नंबर 88 है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है, प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्व अनुभव, यानी कि किसी चीज को आप जब प्रत्यक्ष रूप से देखते हो, किसी पेड़ पौधे के बारे में आपको कहीं पर लिखाया पढ़ाया जा रहा है और अगर उस पेड़ को आपके सामने ला करके रख दिया जाए, उसकी पत्तियों को, टहनियों को, फूलों को, पत्तों को, और इसके अलावा उसके फलों को आप ध्यान से देखते हो, तो आपके दिमाग में एक प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा आप अनुभव भी प्राप्त कर लेते हो और आपके दिमाग में वो सारी चीजें हमेशा के लिए फीड हो जाती हैं। इसके बाद देखिए, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण, स्व अध्ययन तथा स्व पठनाभ्यास या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 89 है, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है, विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों विराम संबंधी समस्या का जो प्रमुख कारण है वो है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का भी अभाव होता है बच्चों में। ये भी सही बात है क्योंकि कई बार बच्चे आत्मविश्वास उनको नहीं होता है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा दोस्तों। लेकिन आत्मविश्वास भी आप एक बार सोचिए तभी आता है जब हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है अपनी बात पर कि हाँ हम जो भी लिख रहे हैं, जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो जो विराम संबंधी समस्या होती है, यानी कि कहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पर अल्प विराम लगाना है, कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, कहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है, जब बच्चे ने अच्छे से उसके बारे में हिंदी व्याकरण में अध्ययन किया होगा, तो विराम चिन्हों का ज्ञान जब नहीं होता है तो जो प्रमुख कारण अगर कुछ रहेगा तो यही राइट आंसर होगा, विराम चिन्हों का ज्ञान न होना। अगर केवल यहाँ पर कारण लिखा होता
तो ये ऑप्शन ब भी होता, लेकिन प्रमुख कारण पूछा है तो इसीलिए ऑप्शन आ ही सही होगा, याद रखिएगा। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 है विवृत स्वर है, इसमें से कौन सा विवृत स्वर? वृत्त मतलब क्या होता है? ये तो वृत्त होता है गोल। तो आप इनमें से जितने भी वर्ण हैं सबको बोल के देखिए किससे आपका चेहरा गोल बन जाता है बोलने पर। क ख नहीं बन रहा है, च छ नहीं बन रहा, ट ठ बिल्कुल नहीं बन रहा, औ आ और औ को बोल के देखिए आपका जो चेहरा है यानी कि जो मुख है वो गोल हो जाता है बोलने पर इनको। तो ये क्या है? विवृत स्वर है। क्वेश्चन नंबर 91 है आनंद का पर्यायवाची शब्द है मोद, प्रमोद, सुख या उपयुक्त सभी। तो आनंद का पर्यायवाची ये सभी शब्द क्या है? आनंद के पर्यायवाची है, प्रमोद, सुख, मोद। ऑप्शन द जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, त्र, ज्ञ या फिर इय। तो छ क और श से मिलकर के बना होता है, क और श से मिलकर बना होता है, त्र त और र से मिलकर बना होता है, ज्ञ ज और इय से मिलकर के बना होता है, और इय यह संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। याद रखिएगा संयुक्त व्यंजन बार बार एग्जाम में पूछा गया, देखिए 2017 में भी यहाँ पर पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 93 है निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा है? तो अ, ई, उ और री, यही चार हैं ह्रस्व स्वर, बाकी के सब दीर्घ स्वर हैं। तो ये आ जो है ये क्या है? दीर्घ है, तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। अ, ई, उ, री चार के चारों क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। एग्जाम में पूछेगा तो याद रखिएगा चार ह्रस्व स्वर होते हैं। 2017 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 94 है किसके उच्चारण में निचला ओंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? आप इन दोनों को बोल के देखिए वा और बा। आप वा और बा बोल के देखिए, आप देखोगे जो जब आप बा बोलोगे तो जो आपका निचला ओंठ है वो आपके ऊपरी दांतों को स्पर्श कर रहा है, तो ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बा। क्वेश्चन नंबर 95 है जहां वाक्य में जहां बहुत ही कम ठहरना होता है वहां किस प्रकार का चिन्ह प्रयोग होता है? जहां पर बहुत कम ठहरना होता है, पूर्ण विराम का मतलब तो पूरे का पूरा वाक्य ही खत्म हो गया। अल्प विराम दोनों का इनमें से कोई, दोस्तों वहां पर हम प्रयोग करेंगे अल्प विराम, यानी कि अल्प समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए हमें रुकना होता है। तो अल्प मतलब क्या होता है? बहुत ही कम, तो इसीलिए बहुत ही कम के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है 4328 में दहाई वाली संख्या है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो दहाई पर कौन है? दो है, तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, एक नंबर आसानी से मिल गया। क्वेश्चन नंबर 97 है जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं। जब आप सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहे हो, ऊपर जा रहे हो, इसका मतलब आरोही, और जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो इसका मतलब अवरोही। तो यहाँ पर जब आंकड़े घटते हुए क्रम में है यानी कि घट रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? अवरोही। तो ऑप्शन बा जो है अवरोही क्रम ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना। अगर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 में हमने 1 जोड़ दिया या 1 बढ़ा दिया अथवा एक इस तरीके से योग कर दिया, चाहे योग करना कहिए, चाहे बढ़ाना कहिए, चाहे वृद्धि करना कहिए, तीनों का मतलब एक ही होता है। यानी कि इसमें अगर हम 1 बढ़ा देते हैं या 1 का योग कर देते हैं या वृद्धि कर देते हैं तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? जोड़ ही तो हुआ। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन आ जोड़। क्वेश्चन नंबर 99 है किसी भी संख्या के मान होते हैं। तो किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं, एक उसका स्थानीय मान, एक वास्तविक मान। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है यहाँ पर? ऑप्शन आ 100, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 101 है पठन की क्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण क्या है? शीघ्रता से पठन, भाव को समझकर न पढ़ना, अधिक तेज आवाज में पढ़ना या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पठन की क्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है बच्चा बहुत तेजी से पढ़ता जा रहा है, उसे पता ही नहीं है कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर जोर लगाना है, कहाँ पर धीरे धीरे पढ़ना है या कहाँ पर किस तरीके की स्थिति है कहानी में, उसे कोई फर्क ही नहीं, पढ़ता जा रहा अपने स्वर में। भाव उसको पता ही नहीं है, कहाँ पर शोक है, कहाँ पर उत्साह है, कहाँ पर किस तरीके से पढ़ना है, कुछ पता ही नहीं है और बहुत तेज तेज पढ़ रहा है कि क्लास में बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी, ये सभी कहीं ना कहीं पठन में आप कह सकते हैं
कि बच्चे को इस तरीके से बताया ही नहीं गया है कि उसे आरोह अवरोह का ज्ञान हो। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को क्या कहते हैं? कोई चीज लिखी हुई है उसे देख करके आप तेज तेज पढ़ रहे हो तो वो क्या होगा? सस्वर पठन ही तो होगा, क्योंकि आप ध्वनि के साथ पढ़ रहे हो ना, आवाज आ रही है, इसका मतलब सस्वर पठन हो रहा है। और अगर आप मन में पढ़ रहे हो तो मौन पठन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 103 है, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, सार्थकता, क्रमबद्धता, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो वाक्य होता है वह सार्थक होना चाहिए, उसमें क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन सा जो है उपयुक्त दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 104 है, क का उच्चारण स्थान है, तालु, मूर्धा, कंठ या दंत? तो क का उच्चारण स्थान कंठ है, ऑलरेडी आपको पता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 105 है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची है, आशा, स्पृहा, अभिलाषा या उपयुक्त सभी? तो ये सभी इच्छा के ही क्या है? पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, कोष्ठक चिन्ह है, आपको मैंने बताया था ये हो गया बड़ा कोष्ठक, ये हो गया मझला कोष्ठक और ये हो गया छोटा कोष्ठक। 2018 में ये भी पूछा गया है। तो ऑप्शन द उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं। किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, किसी कथन का विस्तार करना है, किसी ने कुछ कहा है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जो है, इस तरीके का चिन्ह हम प्रयोग करते हैं। किसी का कोई कथन है तो इस तरीके से उसके कथन को विस्तार देने के लिए हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों आप लोग का 4th सेमेस्टर चल रहा है और ये आपका लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद आपका पूरा डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, हर एक विषय को अच्छे से पढ़ें, ताकि आपके 4th सेमेस्टर में भी बेहतर नंबर आए। आपके ये सारे नंबर आपके एकेडमिक का मेरिट बढ़ाने में योगदान देंगे। और आप लोगों को पता है कि 40% एकेडमिक का और 60% आपके सुपर टेट का नंबर ऐड होता है। तो 40% बहुत मायने रखता है। तो आप जितना अधिक से अधिक मेहनत कर सकते हो अपने 8 के 8 विषयों में जी जान से मेहनत करिए, ताकि आप लोगों के सेमेस्टर में बढ़िया नंबर रहे, क्योंकि सेमेस्टर के नंबर आप यूपी टेट, सुपर टेट बार बार दे करके नंबर अपना बढ़ा सकते हो। लेकिन आपने जो एक बार कर लिया, इसमें जो एक बार आपको नंबर मिल गए वो हमेशा के लिए रहेंगे, फिर आपके पास बार बार टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप जितना मेहनत कर सकते हो, जितना अच्छे से अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हो, उतना अच्छे से अच्छा नंबर आप लोग ले लो। इसीलिए आपके 8 के 8 विषयों की तैयारी हम बेहतर करा रहे हैं। आपको सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखी है, ऑलरेडी मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिनको नहीं मिलता वो कमेंट बॉक्स में भी जाके 8 के 8 विषयों को देख सकते हैं। और इसीलिए हमने आपके लिए ऐप बनाया है, ताकि ऐप में जाकर के आपको कुछ वहां पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीजें आपको वहां पर आसानी से मिलेंगी। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐप को भी डाउनलोड करेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 108 हम देख लेते हैं। शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के यूपी टेट के लिए भी, सुपर टेट के लिए भी, और आपके एग्जाम में तो पूछा ही गया है ये। तो यहाँ पर देखिए इसमें से कौन सा है जो उज्जवल सही लिखा है? ऑलरेडी मैंने राजन सीरीज में बता दिया है बहुत ही अच्छे से, जिन भी प्रशिक्षुओं ने पढ़ा है वहां पर। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन द उज्जवल। दोनों में आधा ज होता है, उ आधा ज वल, उज्जवल। और मोस्टली बच्चे इसको सही करके आते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है, गलत है, गलत है। दिमाग में बैठा लीजिए कि दोनों के दोनों ज आधे होते हैं, पूरे नहीं होते हैं उज्जवल में। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बहुत पूछता है, अंत्याक्षरी। तो ये भी याद रखिएगा कि आधा न और आधा त यूज होता है अंत्याक्षरी में, बार बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको भी बता दिया है। एग्जाम में भी पूछा गया है, यूपी टेट में भी और सुपर टेट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरीके के। क्वेश्चन नंबर 109 है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरीके से खुला रहता है वे कहलाते हैं? जैसे कि आ, ओ, ये कहलाते हैं। अभी आपने देखा है आ और औ का उच्चारण किसके थ्रू होता है, या इनका उच्चारण करते समय क्या होता है? मुख पूरी तरीके से खुल जाता है। तो इन्हें हम कहते हैं विवृत स्वर। तो ऑप्शन बा जो है विवृत स्वर, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, शब्द की विशेषताएं हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, क्योंकि कहीं ना कहीं शब्द से ही क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। और वाक्यों में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे पद कहलाते हैं।
और शब्दों के बिना तो कोई भाषा का किसी भी भाषा का अस्तित्व नहीं है। तो इसीलिए शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 111 है, दी हुई संख्याओं का अवरोही क्रम है। इसमें से कहाँ पर वो संख्या है जो अवरोही क्रम में लिखी हुई है? तो यहाँ पर आप ऑप्शंस में देख करके बताइए कौन सी संख्या है। तो आप देखिए ऑप्शन आ जो है 7864, 7854 यानी कि ये घट रहा है, 7846 ये भी घटा है और फिर 78। तो आप देखोगे अवरोही क्रम में आपको पहला ही ऑप्शन सही मिल गया, यानी कि यहाँ पर घटते हुए क्रम में ही हमको ढूंढना था और पहला ही ऑप्शन हमको मिल गया। तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 112 है, संख्या 5 को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होगा। 5 को शून्य से गुणा करोगे आप तो आपको शून्य ही प्राप्त होगा। शून्य से आप किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो आपको शून्य ही प्राप्त होगा, चाहे वो लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, कितनी भी संख्या हो, अगर आपने उसको जीरो से गुणा कर दिया तो उसको जीरो बना देगा। तो ऑप्शन आ जो है शून्य, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में अगर हमने जीरो से गुणा किया तो वह उसको क्या बना देगा? सभी को जीरो बना देगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। दोस्तों अगर आप शून्य में किसी संख्या से 4 से 5 से 6 से किसी से भी भाग दे रहे हो तो वह जीरो आएगा। तो ऑप्शन द जो है जीरो, याद रखिएगा शून्य को अगर किसी भी संख्या से हम शून्य में भाग दे रहे हैं तो वह जीरो ही आएगा उसका भागफल। क्वेश्चन नंबर 114 है, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले साल 39,779 तथा वर्तमान समय में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें तैयार हुई? तो कुछ नहीं करना है, दोनों को आपको क्या करना है? जोड़ देना है सिंपली, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आ गया, आप देखिए 86,538 पुस्तकें, इतनी पुस्तकें आ गई। तो ये राइट आंसर ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, एक सैकड़े में कितनी दहाइयां होती हैं? एक सैकड़े में कितनी दहाइयां होती हैं? तो एक सैकड़ा मतलब 100। 100 में कितने नोट हैं? 10-10 के, 10 मतलब दहाई, तो कितने नोट हैं? 10 नोट हैं। तो कितनी दहाइयां हो गई? 10 दहाइयां हो गई। क्वेश्चन नंबर 116 है, लेखन की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय हैं। लिखने में जो अशुद्धियां करते हैं बच्चे, उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं? 12 खड़ी का हम उन्हें अभ्यास करा सकते हैं, व्याकरण का समुचित ज्ञान, उच्चारण की स्पष्टता या उपयुक्त सभी। दोस्तों लेखन की अशुद्धियों को इन सभी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। अगर बच्चे को व्याकरण का ज्ञान होगा, उच्चारण में स्पष्टता होगी, अगर सही से वो उच्चारण करेगा तो सही से लिखेगा भी। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, पठन का महत्व है ज्ञानार्जन के लिए, मनोरंजन के लिए, समाचारों को पढ़ाने के लिए या उपयुक्त सभी का। दोस्तों पठन का महत्व, ये सभी राइट आंसर है, ऑप्शन द जो है बिल्कुल सही है। अगर हम पढ़ पाएंगे तो हम ज्ञान का अर्जन कर पाएंगे, मनोरंजन भी कर पाएंगे, चुटकुले भी पढ़ पाएंगे और समाचार पत्रों को भी पढ़ पाएंगे। ये सब क्वेश्चन आप देखिए 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट है ये जो आप पढ़ रहे हो वीडियो। क्वेश्चन नंबर 118 है, या रा ला व व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन या संयुक्त व्यंजन? तो या रा ला व कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 119 है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है? तो क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, प वर्ग का ओष्ठ। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन बा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, अंग्रेजी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो इंग्लिश में वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इतिश्री के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इतिश्री मतलब कोई भी कहानी, कोई भी नाटक, कोई भी चीज खत्म होता है तो वहां पर इस तरीके का हम चिन्ह बनाते हैं, कोई भी उपन्यास। तो ये याद रखिएगा, ये होता है तिसरी, यानी कि अब ये खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 122 है, कमल का समानार्थी शब्द नहीं है? पंकज, अनिल, सरोज या पद्म? दोस्तों कमल का पर्यायवाची पंकज भी है, सरोज भी है, पद्म भी है, लेकिन अनिल वायु का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बा जो है ये समानार्थी शब्द नहीं है कमल का। क्वेश्चन नंबर 123 है, वर्तनी की दृष्टि से इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया है उज्ज्वल। तो आधा जा आधा जा, तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों में ही आधा जा रहता है और बाकी के सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ किस वर्ण से मिलकर के बना हुआ? किन किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है ज्ञ?
तो आपको पता है संयुक्त वर्ण जो ज्ञ है यह ज और इया से मिलकर के बना हुआ है, तो ऑप्शन बा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में वचन भी दो होते हैं और लिंग भी दो होते हैं, तो वचन एक वचन और बहुवचन, तो ऑप्शन द जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, इसमें से कौन सा अवरोही क्रम में है, यानी कि घटते क्रम में है, तो 18 से कम 15, 15 से कम 13, 13 से कम 9, तो ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 127 है, 100 इकाई के समूह को कहते हैं 10 दहाई, 1 सैकड़ा, 1 व 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 100 इकाई के समूह को 10 दहाई और 1 सैकड़ा दोनों ही कहते हैं, क्योंकि 10 दहाई अगर 10 के नोट को आप 10 बार जोड़ोगे तो वो भी कितना आएगा, 100 आएगा। और 100 इकाई, 100 सिक्के हैं आपके पास एक एक रुपए के, इकाई का मतलब 1 रुपया, एक रुपए का सिक्का, तो ये आप याद रखिएगा। तो 100 इकाई यानी कि 100 सिक्के हैं अगर आपके पास 1 रुपए के, तो कितने पैसे हो गए आपके पास, 100 रुपए। और 100 रुपए को ही हम क्या कहते हैं, एक सैकड़ा कहते हैं, एक सैकड़ा मतलब 100। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ और बा दोनों ही सही है, तो क्रमशः 1 व 2 दोनों सही है। 10 दहाई भी क्या हो गया, 100 हो गया, और यहाँ पर आप देखिए एक सैकड़ा भी 100 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 128 है, गणित की मूल संक्रियाएं कौन सी हैं, तो जोड़ घटाना गुणा भाग हम सभी को पता है, तो ऑप्शन सा जो है क्रमशः 1 व 2 दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़े को सैकड़े से, या उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 130 है, गुणा की संक्रिया नहीं है, गुण, गुणक, शेष या गुणनफल, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए गुण, गुणक और गुणनफल ये तीनों ही गुणा की संक्रिया है, लेकिन शेषफल किस में आता है, भाग में आता है ना, तो ये बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जा करके आप सभी वीडियोस को देखेंगे और अपनी तैयारी को भी बेहतर बनाएंगे। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, हर एक विषय की हमने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट की वजह से आसानी से एक विषय के आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप सभी को देखिए, और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। 8 के 8 विषयों की आपको पीडीएफ भी मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आपको ऐप की लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और सभी विषयों का लाभ लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे, जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का निशान बगल में होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप हमारी सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा और अपने से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।